हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता और सृजनात्मकता से कुछ क्वेश्चन ज़रूर ही बनते हैं। ठीक है बच्चों। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी के क्रिएट वर्ड से आप क्या समझते हो? क्रिएट यानी कि कुछ बनाना। समझ रहे हो मेरी बात? क्रिएट का मतलब क्या हुआ? कुछ बनाना, कुछ नया, समथिंग न्यू जो दूसरों की कॉपी ना हो, अपना एक ओरिजिनल। ठीक है। रचना, चाहे तो आप इंग्लिश में क्रिएट से समझ लीजिए, चाहे हिंदी की रचना से समझ लीजिए। क्रिएट का मतलब ये है क्रिएट करना, और रचना का मतलब ये है रचना करना यानी कि बनाना। और इसको हम सृजनात्मकता भी कहते हैं। इसका भी मतलब है सृजन करना, कोई नई चीज बनाना जो किसी की कॉपी ना हो। ठीक है। क्रिएटिविटी में हम इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि वह किसी की कॉपी ना हो। जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले किसी ने नहीं बनाया हो। मतलब कि आप ये बोर्ड का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जब ये स्मार्ट बोर्ड नहीं था, इससे पहले हम क्या यूज करते थे? व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ठीक है। सबसे शुरू हम ब्लैक बोर्ड से करते हैं। जब ब्लैक बोर्ड नहीं था, उससे पहले भी तो पढ़ाई होती थी ना। ब्लैक बोर्ड से पहले हम किस चीज़ से पढ़ाते थे? मौखिक रूप से पढ़ाते थे, तख्तियों पर लिखकर पढ़ाते थे। फिर किसी ने तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ क्रिएट करा होगा, कुछ तो दिमाग में चला होगा, तभी तो फिर ब्लैक बोर्ड बन के आया। ठीक है। ब्लैक बोर्ड से हम चौक से लिखते थे। ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड होता था उस पर हम चौक द्वारा लिखते थे। चौक से क्या होता था कि उसकी जो डस्ट होती थी उससे इन्फेक्शन हो जाता था, कुछ आंखों में चला जाता था, जिस वजह से कुछ समस्याएं होने लगी, फिजिकल समस्याएं हमको होने लगी। तो फिर कुछ नया क्रिएट करने के लिए कुछ दिमाग लगाकर नया क्रिएट किया गया और व्हाइट बोर्ड आया। ठीक है। व्हाइट बोर्ड में हम चौक से नहीं लिखते, व्हाइट बोर्ड में हम किससे लिखते हैं? मार्कर से। मार्कर में क्या डालते हैं? इंक। तो फिर हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। उसमें हमें इजी वे लगा। ठीक है। तो क्रिएटिविटी में हम कंफर्ट को भी ध्यान में रखते हैं कि जो पहले था उससे कुछ कंफर्ट हो। ठीक है। अब आ गए हैं स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड पर ना तो मार्कर की जरूरत पड़ती है, ना मार्कर में इंक डालने की जरूरत पड़ती है, बस ऐसे ऐसे करके पढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बनाए? एक तो क्रिएट यानी कि नया बनाना, कुछ नया बनाना। नंबर 2, जो किसी की कॉपी ना हो, किसी की कॉपी न हो। नंबर 3, मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि किसी की कॉपी करके बना लिया, या जो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो वो पहले से ही है। अगर कोई चीज़ पहले से है और आप उसको बनाना चाह रहे हो तो वो क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि आपने तो सिर्फ कॉपी की है, अपना माइंड तो आपने लगाया ही नहीं ना। क्रिएटिविटी में क्या होता है? हमें अपना माइंड लगाना होता है। ठीक है। तो मौलिकता। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। अब पहले छोटे फ़ोन होते थे बटन वाले, नोकिया वगैरह के। ठीक है। फिर उसके बाद स्मार्टफोन आ गए। ठीक है। आईफोन आ गए। तो ये जो बनाने का प्रोसेस है, छोटे फ़ोन से बड़े फ़ोन बनाना, ये हमारी ईज़ी लाइफ को ईज़ी करने के लिए है। और हाँ, इनका कुछ ना कुछ यूज़ होना चाहिए। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, उसका हमारी लाइफ में यूज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी क्रिएट कर दिया, कुछ भी सोचकर कुछ भी बना दिया और उसकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। हमारी लाइफ में उस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए जो आप बना रहे हो। ठीक है। और
और जैसे कि छोटे फ़ोन थे, उनसे सिर्फ हम बात कर सकते थे, बस गेम खेल सकते थे। कौन सा, आपने देखा होगा छोटे मोबाइल में गेम होता था सांप वाला, सांप वो बड़ा होता चला जाता था, ठीक है। अब जब जो बड़े फ़ोन आ रहे हैं उनमें नए टाइप के गेम आ रहे हैं, जैसे पबजी वगैरह, जो पहले गेम से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब उस जिसने भी वो गेम बनाए हैं उसने क्रिएट करा, अपने माइंड को डेवलप करके ऐसी चीज़ें बनाई जिससे हमें कुछ बेहतर मिला, ठीक है। नहीं तो अभी भी हम वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेल रहे होते, पर अब ऐसा नहीं है ना, अब हम उस गेम को नहीं खेलते, ठीक है। और फिर ये बेसिकली ये ही क्रिएटिविटी होती है। हर एवरीथिंग, हर चीज़ जिसमें हम दिमाग लगाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, अपना माइंड चलाते हैं, वो ही सब क्रिएटिविटी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब आता है हमारा ब्रेन यानी कि माइंड। अब हम आपको ब्रेन के बारे में बताते हैं कि जो हमारा ब्रेन है ये रचनात्मकता यानी कि सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी में किस तरह से हमारी हेल्प करता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ हो, पहले हम सोचेंगे, सोचेंगे कहाँ, माइंड में ही तो सोचेंगे। तो जो ये क्रिएटिविटी की सारी प्रोसेस है ये कहाँ पर होगी, हमारे माइंड में ही तो होगी, ठीक है। तो इस क्रिएटिविटी का एक मेन पॉइंट है, बताते हैं ब्रेन, कि ब्रेन क्रिएटिविटी में किस तरह से हमारी हेल्प करता है। क्योंकि ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रिएटिविटी में। विदाउट ब्रेन हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके लिए ब्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेन को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है राइट हेमिस्फीयर और एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर जैसे कि आपको देखने में भी लग रहा हो, ये मैंने आपको कलरफुल बनाया है, ठीक है, ताकि आप इजी से समझ सको। कलरफुल यानी कि क्रिएटिविटी, राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी से संबंधित है। यानी कि रचनात्मकता, राइट हेमिस्फीयर में हम रचनात्मकता को रखते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारे ब्रेन का जो राइट साइड है वो रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा लेफ्ट, लेफ्ट का एल ले लीजिए, एल फॉर लॉजिक, यानी कि लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिक पर वर्क करता है। लॉजिक में हम किन किन चीज़ों को रख सकते हैं जिनके लिए हमें लॉजिक की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ, मैथ बिना लॉजिक के नहीं हो सकता, ना ही रीजनिंग हो सकती। तो हमारे माइंड का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें हम मैथ्स एंड रीजनिंग को रखते हैं, ठीक है। और लेफ्ट में ही हम लैंग्वेज को भी रखते हैं। लैंग्वेज, भाषा, भाषार्जन किसने दिया है, लोम चोम्स्की में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी में हम क्या ला सकते हैं, आर्ट, आर्ट, आर्ट करना भी क्रिएटिविटी है, ठीक है। पेंटिंग, पेंटिंग भी एक टाइप की क्रिएटिविटी है, ओके, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर में क्रिएटिविटी आती है। कहने का मतलब ये है जो हमारा राइट ब्रेन है, अगर किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। अगर किसी का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है तो वो लैंग्वेज लॉजिक वाली चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। हाँ, लॉजिकली इसके प्रूफ प्रमाण नहीं है अभी तक, लेकिन कह सकते हैं कि जो राइट हैंड से लिखता है उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है और जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उसका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कोई अगर राइट हैंड से लिख रहा है तो उस पर उसको मैथ वगैरह नहीं आ सकता, आते हैं, पर ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब आप बताइए डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों क्या अलग अलग होते हैं। आपने सोचा होगा ये तो एक ही होते हैं, ब्रेन यानी कि माइंड, माइंड यानी कि ब्रेन। लेकिन इनमें एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन यानी कि खोपड़ी, ठीक है। ब्रेन क्या है, हमारी खोपड़ी, जो ये हमारी खोपड़ी है, ठीक है।
अरे खोपड़ी क्या है बच्चों? फिजिकली, जो हमारा फिजिकल पार्ट है, ठीक है। खोपड़ी क्या है? हमारा फिजिकल पार्ट, फिजिकल फंक्शन, फिजिकल फंक्शन। जो हमारा फिजिकल फंक्शन है वो क्या है? ब्रेन है, मतलब हम इसको फिजिकली देख सकते हैं। जो ये खोपड़ी है, ब्रेन है, इसको आप देख तो सकते ही हो, ठीक है। जब देख सकते हैं तो फिजिकल हुआ, ठीक है कि नहीं? और जब हम इसको देख सकते हैं तो ये हार्डवेयर भी है, हार्डवेयर। देखो, आपका ब्रेन है, खोपड़ी है, ये आप इसको छू तो सकते हो, जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर ही तो होते हैं। माइंड क्या है? हमारे थॉट। माइंड हमारे थॉट ही तो है। क्या हम थॉट को टच कर सकते हैं? नहीं। जब टच नहीं कर सकते तो क्या हुआ? सॉफ्टवेयर। माइंड क्या है? एक सॉफ्टवेयर। माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है बच्चों। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? फंक्शनिंग होती है। क्या होता है सॉफ्टवेयर में? फंक्शनिंग। सॉफ्टवेयर में क्या होती है? फंक्शनिंग, ठीक है। आपको डिफरेंस पता चला इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ब्रेन वो हमारी खोपड़ी यानी कि फिजिकल होता है। क्या होता है? फिजिकल पार्ट। क्या होता है हमारा? फिजिकल पार्ट। और इसको हम टच कर सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर है। माइंड में हमारे थॉट चलते हैं, हमारे फंक्शन चलते हैं, तो इसको हम टच नहीं कर सकते। ये हमारी सोच है। माइंड जैसी जो चीज़ होती है ये सिर्फ हमारी सोच होती है और कुछ नहीं होता। क्रिएटिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है माइंड, क्योंकि हमारे माइंड में ही हमारे थॉट चलते हैं। माइंड के द्वारा ही हम सोचते हैं, समझते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज क्रिएटिविटी? ठीक है, मैंने आपको क्रिएटिविटी के बारे में बताया था ना शुरू में कि क्या होती है। आप अब इसको अपने शब्दों में कहिए कि क्रिएटिविटी क्या है। बताओ सोच के, क्या होती है क्रिएटिविटी? यानी कि सृजनात्मकता या रचनात्मकता भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल चीज, ठीक है। समथिंग न्यू लिख सकते हैं हम इसको, समथिंग न्यू, कुछ नया, समथिंग न्यू यानी कि कुछ नया। कुछ नया से क्या मतलब है आपका? कुछ नए से क्या मतलब समझते हो आप? नया मतलब है कि जो पहले से नहीं हो। मतलब कि ये स्मार्ट बोर्ड बनाया है किसी ने, किसी की क्रिएशन है, ये किसी की क्रिएटिविटी है। तो स्मार्ट बोर्ड पहले तो नहीं थे, अभी न्यू ही तो आया है, तो ये नया है ना, ठीक है। समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, एंड डिफरेंट। कुछ नया हो और औरों से अलग हो, जो औरों ने बना दिया उससे अलग हो। पहले व्हाइट बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड था, स्मार्ट बोर्ड तो किसी ने क्रिएट ही किया है, तो इट इज क्रिएटिविटी, ओके। और क्या बताया था मैंने आपको क्रिएटिविटी के बारे में? कि ओरिजिनल हो। ओरिजिनल यानी कि किसी की कॉपी ना हो। ओरिजिनल यानी कि मौलिकता। मौलिकता का मतलब किसी की कॉपी ना हो। लिख सकते हैं आप इधर, किसी की कॉपी न हो, ठीक है। अपना न्यू थॉट, किसी के औरों के विचारों पर नहीं चलना, हमें खुद अपने विचार बनाना है और अपने ही विचारों पर हमें आगे बढ़ना है, अपने ही विचारों पर हमें काम करना है, ठीक है। तो इज दैट इज क्रिएटिविटी। और भी बहुत सी चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ठीक है। नंबर थर्ड हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? थिंकिंग, इसको बोलते हैं हम अपसारी।
अपसारी चिंतन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में ना आए तो बता देना। ओके। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी लिख सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि बॉक्स से बाहर निकल के सोचना। बॉक्स से बाहर का मतलब क्या है? कोई बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है तो उसकी लिमिटेड एरिया हो गई, जब बॉक्स से बाहर आ गए तो उसकी एरिया बड़ी हो गई। ऐसे ही हम अपनी सोच के ऊपर रहते हैं कि अपनी सोच को किसी बॉक्स में ना रखना, बॉक्स से बाहर निकल के सोचना यानी कि डिफरेंट वे में सोचना। डिफरेंट वे में सोचना ही क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक से अधिक आंसर हमारे पास होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक से अधिक ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जैसे कि आप होते हैं ना कि कोई टॉपिक दे दिया उसके ऊपर आंसर राइटिंग लिखो। आंसर राइटिंग में आप अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हो। क्या करते हो? अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है। एक होते हैं वन वर्ड क्वेश्चन। वन वर्ड में क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देना होता है, यस एंड नो में देना होता है। वो होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, वो इसका अपोजिट होता है। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि डाइवर्जेंट क्या होता है और कन्वर्जेंट क्या होता है। ठीक है, अभी हम क्रिएटिविटी पर फोकस करते हैं। ओके। क्या क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड है? आपके मन में सवाल आता होगा जब आप किसी को देखते होंगे, कोई जो अधिक क्रिएटिव होगा तो आप ये सोचते होंगे कि यार इसको तो भगवान ने ही गॉड गिफ्ट किया है, इसी को तो ऐसा ही बनाया है। क्या सच में क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड है? बताइए, क्या बता सकता है कोई? चलो मैं बताती हूँ आपको। क्या क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड है? हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक। कुछ हद तक क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हम पूर्ण क्रिएटिविटी को गॉड गिफ्टेड नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ हद तक क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता या सृजनात्मकता गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण ही गॉड गिफ्टेड होती है। जैसे कि किसी बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी क्रिएटिव हैं तो उनके बच्चे भी क्रिएटिव होंगे, ओब्वियसली बात है। क्यों होंगे क्रिएटिव? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको वो एटमॉस्फेयर देंगे ताकि हमारे बच्चे क्रिएटिव बन सके। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके पेरेंट्स तो क्रिएटिव नहीं होते लेकिन उनके बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो इसलिए हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड है या गॉड गिफ्टेड नहीं है। ओके। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देख के बताती हूँ। जैसे कि कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है जिसका आईक्यू लेवल 140 या 140 प्लस है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, तो हम ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका आईक्यू इतना हाई है तो वो क्रिएटिव ही होगा, या कोई मंद बुद्धि बालक है तो वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। एक मंद बुद्धि बालक भी क्रिएटिव हो सकता है, उसमें भी कुछ ना कुछ क्रिएट करने की शक्ति हो सकती है। और जो एक हाई आईक्यू वाला बच्चा है ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव ही हो। हाँ, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है जिनका आईक्यू 140 या 140 प्लस होता है वे बच्चे अधिक क्रिएटिव होते हैं उनके कंपेयर जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रिएटिविटी एक बेसिक एबिलिटी है, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक बेसिक एबिलिटी है, ये किसी में भी हो सकती है, चाहे नॉर्मल पर्सन हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। ठीक है, क्रिएटिविटी एक ह्यूमन क्वालिटी है। ह्यूमन क्वालिटी क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो ह्यूमन में ही होती है। ठीक है, कभी भी कोई मशीन क्रिएटिव नहीं बन सकती। मशीनों को कौन चलाता है? हम ह्यूमन ही तो चलाते हैं, तो क्रिएटिव कौन हुआ? हम ह्यूमन ही तो क्रिएटिव हुए। तो ये लाइन आपको बताना चाह रही है क्रिएटिव एक ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है, क्रिएटिविटी को हम एक
मशीन नहीं मान सकते। मतलब कि ह्यूमन है, ह्यूमन में ही तो माइंड है, माइंड से ही क्रिएटिव बनते हैं। तो इसलिए कहा गया है क्रिएटिविटी एक ह्यूमन क्वालिटी है, एक बेसिक एबिलिटी है जो सब में हो सकती है। अगर किसी में नहीं है तो हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देकर जैसे कि वो अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाए, तरह तरह की चीज़ें सोचे जिसके द्वारा हम उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। क्रिएटिविटी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? क्रिएटिविटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यू। न्यू का मतलब क्या हुआ? न्यू मतलब कि नया, कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हो वो नया हो, किसी की कॉपी ना हो। जो मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ कि अपना नया खोजना है, आपको नया क्रिएट करना है। यूनिक यानी कि अद्भुत, सबसे अलग। यूनिक का मतलब तो यही हुआ ना, सबसे अलग। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे कि आईफोन, आईफोन का कंपेयर नहीं कर सकते हम किसी से, यूनिक है। स्मार्ट बोर्ड, हम स्मार्ट बोर्ड का कंपेयर व्हाइट बोर्ड से नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में यूनिक चीज़ें हैं। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब कि हमारी लाइफ में उसका कुछ ना कुछ यूज़ होना चाहिए। समझ रहे हो? स्मार्ट बोर्ड है, इसका यूज़ है तभी तो ये बनाया गया। आईफोन है, फ़ोन है, पबजी है, कुछ हमारी लाइफ में यूज होता है। गेम है, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, यूनिक और वैल्यूएबल। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिव इंसान को ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की प्रोसेस क्या होती है? मतलब कि हम कैसे सृजन करते हैं, सृजन करने का क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। क्रिएटिविटी की क्या प्रक्रिया है? ठीक है, नंबर 1 4 होते हैं। फर्स्ट पे है प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपेयर करना, पहले से तैयार करना। जब भी हम कुछ क्रिएट करेंगे तो पहले से प्रिपेयर तो होंगे, कुछ हमको बनाना है उसके बारे में सोचना तो होगा कि हम ये क्यों बना रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, और इसलिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत होती है, यानी कि तैयारी। ठीक है, मतलब तैयारी। सेकंड है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब है, ये इंक्यूबेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे माइंड में चलती है। ठीक है, इंक्यूबेशन हमारे माइंड की सब कॉन्शियस साइड है, मतलब कि इंक्यूबेशन में हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, इंक्यूबेशन की जो प्रोसेस है ये हमको दिखाई नहीं देती, ये हमारे माइंड में चलती है। इंक्यूबेशन होता है आइडियाज की बारिश। इंक्यूबेशन में हमको बहुत से आइडियाज आते हैं। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं आइडियाज की बारिश, यानी कि बहुत से आइडियाज, बहुत से आइडियाज आने चाहिए ना आपके माइंड में। अब एक ही चीज सोच के तो आप क्रिएटिव नहीं बन सकते ना। जब डिफरेंट वे में आप सोचेंगे, डिफरेंट टाइप सोचेंगे, तभी तो आप क्रिएटिव बनेंगे। ओके, थर्ड पर है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, अच्छा आपने एलिमिनेशन तो सुना होगा, बट एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट करना। ठीक है, इनकी हटाना, उसी से मिलता जुलता, उससे नहीं बनाइए, मैं आपको रिलेट करना सिखा रही हूँ कि कैसे आप वर्ड को याद करोगे। ठीक है, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है, देखो इंक्यूबेशन में आपके पास बहुत से विचार आए, बहुत से आइडियाज आए, सब काम के तो नहीं होते, कुछ फालतू के होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। इल्यूमिनेशन में क्या होता है कि आपको अचानक से आइडिया आ जाता है। ठीक है, इतने सारे आइडियाज में से आप एक बेस्ट आइडिया को खोज लेते हो। ठीक है, जैसे कि दिमाग की बत्ती जलना, इसको हम बोल सकते हैं दिमाग की बत्ती जलना। ओके बच्चों, राइटिंग पे मत जाना, बस जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करना। एग्जाम में मेरी राइटिंग कोई नहीं देखेगा, जो मैं समझा रही हूँ वो आपके काम आने वाला है। ठीक है, और हर एक बात जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अगर आपने आज अच्छे से पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 4 पॉइंट पर आते हैं हम, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी कि पहले आपने तैयारी की, फिर आपको बहुत से आइडियाज़ आए, फिर आपको उनमें से आइडिया छाँट लिया, अब उसको वेरीफाई भी तो करना है कि जो हमने आइडिया सोचा है वो सही भी है या नहीं। तो इन सारी प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं हम लास्ट में, ठीक है। और जब वेरीफाई हो जाता है तब हम अपनी रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। दैट इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। ओके बच्चों, इतना समझ में आया आपको? क्या होते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी? पहले प्रिपरेशन करना, इंक्यूबेशन करना, इल्यूमिनेशन करना और वेरिफिकेशन करना। ओके, नेक्स्ट अब है रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस यानी कि हमारी जो बुद्धि है, और क्रिएटिविटी जो हमारी सृजनात्मकता है, उसमें संबंध क्या है? बताओ, क्या हमारी बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध है? बताओ, हमारी जो इंटेलिजेंसी है, जो हमारी बुद्धि है और जो हमारी रचनात्मकता है, उसमें कुछ संबंध आपको नजर आया? बेसिकली इनमें कोई ऐसा घनिष्ठ संबंध नहीं है कि हाँ यही संबंध है। बस एक बेसिक चीज इसमें ये है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। समझ रहे हो आप? पॉजिटिव रिलेशन कैसा? यानी कि आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है तो आप अधिक क्रिएटिव होंगे, ठीक है ना। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप अधिक इंटेलिजेंस होंगे, ये स्वाभाविक सी बातें हैं। इनमें कभी भी निगेटिव रिलेशन नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता? इनमें कभी भी नेगेटिव रिलेशन नहीं होता, हमेशा इनमें पॉजिटिव रिलेशन ही पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलना। ठीक है, क्रिएटिविटी में ब्रेन स्टॉर्मिंग की बहुत अहम भूमिका है। ये किसने दिया था? एलेक्स एफ ओक्स ओसबर्न ने इसको दिया था। किसने दिया था? एलेक्स एफ ओसबर्न। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क उद्वेलना। क्या होती है मस्तिष्क उद्वेलना यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग? कुछ याद समझ में आ रहा है? पहले कभी नाम सुना है इसका? ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसा सॉल्यूशन निकालते हैं? इसमें हम एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन निकालते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे कि लाइक डाइवर्जेंट थिंकिंग। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने बच्चों को दी काफ़ी सारी। जब हम काफ़ी सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम देते हैं तो वे उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बताते हैं। जो भी उसके डिफरेंट सॉल्यूशन है वही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, तो आप सीधे लिखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो सीधा आप इस पर टिक कर दोगे। किसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैनी सॉल्यूशन एज पॉसिबल। मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में एक से अधिक सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। जैसे कि वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। कितनी प्रॉब्लम है आपकी? वन। वन प्रॉब्लम हो गई, उसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे आपको? मैनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अगर आपको एक प्रॉब्लम के मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है, ठीक है। क्रिएटिविटी में इसकी बहुत अहम भूमिका होती है क्योंकि हमको अनेक सॉल्यूशन चाहिए होती हैं। अगर मान लो किसी प्रॉब्लम का हम पे एक ही सॉल्यूशन आ रहा है और वो उस टाइम काम नहीं आ रहा तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, इसलिए हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? अब हम आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के रूल बताएंगे, यानी कि नियम। ब्रेन स्टॉर्मिंग के नियम क्या होते हैं? तो चार बेसिक रूल होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के। कितने? चार। चार बेसिक रूल होते हैं। नंबर फर्स्ट पे है आलोचना नहीं करनी। कहने का मतलब ये, आलोचना किसकी नहीं करनी? अगर कोई हमें क्वेश्चन का कोई आंसर दे रहा है, चाहे उसका आंसर कुछ भी हो, चाहे वो गलत बताए कुछ भी बताए, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी।
हमें ये नहीं कहना कि हाँ तुझसे नहीं आता या तूने गलत बताया, हमें उसे मोटिवेटेड करना है ताकि वो आगे भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करे। ठीक है, मेन पॉइंट इसका, आलोचना हमें कभी नहीं करनी चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग में। इससे आलोचना करने से क्या होगा, उसमें हेजिटेशन फील होगी और वो आगे कभी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आगे नहीं आएगा। तो एक तरह के हम बच्चे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम उसकी आलोचना करने हैं। कभी भी हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक टीचर के लिए ये एक अहम चीज़ होती है कि वो समझे, बच्चों को मोटिवेटेड करे आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, अपने माइंड को स्प्रेड करने के लिए। ओके, सेकंड पे आते हैं, अलग अलग विचारों को स्वीकार करना। अलग अलग विचार कैसे? मान लो तुम्हारी क्लास में 10 से 20 बच्चे हैं, सबके अलग थॉट होंगे, अलग विचार होंगे, तो हमें उन सभी को एक्सेप्ट करना है। किसी को ये नहीं कहना कि नहीं तेरा सही है और उसका गलत है, नहीं, सभी को एक्सेप्ट करना है। किसी ने कुछ भी बताया हो, सबके विचारों को हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा मात्रा में विचार आना। ज्यादा मात्रा में विचार आने का क्या मतलब है? ज्यादा मात्रा में विचार आना, ज्यादा मात्रा में विचार आने का ये मतलब है कि डिफरेंट सॉल्यूशन, वन पॉइंट में बताया जाए तो डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे माइंड में आने चाहिए। आइडियाज को जोड़कर यूज करना, जैसे काफी सारे आइडियाज हमारे पास है, उनको जोड़ो और उनका यूज करो। ठीक है, दैट इज क्रिएटिविटी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके बच्चों, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। एलिमेंट का मतलब है तत्व, यानी कि सृजनात्मकता के तत्व। किसके द्वारा? टोरेंस के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा ही जाता है, टोरेंस के क्रिएटिविटी तत्व। किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए टोरेंस बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोरेंस ने ये 4 एलिमेंट बताए हैं क्रिएटिविटी के, अब इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है फ्लुएंसी, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 3 ओरिजिनलिटी, नंबर 3 इलेबोरेशन। ठीक है बच्चों, फ्लुएंसी क्या होता है? फ्लुएंसी होता है आपका प्रवाह, मतलब आप किस तरह से आप प्रवाह कर रहे हो। फ्लुएंसी यानी कि किस तरह के थॉट आपके मन में आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है विविधता, यानी कि लचीलापन, लचीलापन, मतलब कि जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहे हो आप उसके प्रति लचीले रहें। मतलब कि अगर ये थॉट आपका काम नहीं आ रहा तो आप सेकंड थॉट सोच। ठीक, सेकंड थॉट आपके पास होना चाहिए। एक काम नहीं हुआ तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा। मतलब आप अपने वे में फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता, जो भी आज आप कुछ क्रिएट कर रहे हो उसमें ओरिजिनल चीज हो, यानी कि किसी की कॉपी हो। जैसे मैं पीछे भी आपको समझाती हुई आ रही हूँ कि क्रिएटिविटी में ओरिजिनल की बहुत अहम भूमिका है। जो भी कुछ हम बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए? ओरिजिनल। इलेबोरेशन यानी कि विस्तारण, यानी कि उसका विस्तार करना चाहिए हमको। अब ये नहीं कि स्मार्ट बोर्ड बन गया अब इसके आगे हमें कुछ सोचना नहीं है, नहीं, इसके आगे भी कुछ सोचो, इससे भी बेहतर, इससे भी बेस्ट कुछ करो। ठीक है, तो ये है एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी टोरेंस के अनुसार। क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि आपसे पूछ लेंगे कि टोरेंस ने इनमें से कौन से एलिमेंट है जो नहीं दिए या जो दिए हैं। इन 4 को आप याद कर लीजिए, इनसे जो अलग होगा वो नहीं होगा, अगर इनमें से कोई है तो वो होगा। ओके, समझ में आया आपको? कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी हो तो बता देना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 4P ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के 4P, मतलब कि 4P की क्या वैल्यू है सृजनात्मकता में। ठीक है, P फॉर पर्सन, P फॉर प्रोसेस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि पर्सन, क्रिएटिविटी में किसी पर्सन का होना जरूरी है। 4P हमें ये बताते हैं कि क्रिएटिविटी में किस किस की हमें जरूरत पड़ती है। पर्सन की, विदाउट पर्सन कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई भी रचनात्मकता नहीं होती बिना पी के। रचनात्मकता के लिए हमें पर्सन की जरूरत जरूर होती है। तो फर्स्ट पे आएगा क्या? पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति।
क्या आता है? व्यक्ति। ठीक है। सेकंड पी पे क्या आता है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या? प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। प्रक्रिया, किसी भी क्रिएटिविटी में प्रक्रिया जरूरी है। व्यक्ति आया, व्यक्ति ने कुछ सोचा, सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है। प्लेस, प्लेस यानी कि वातावरण। इस प्लेस का मतलब वो नहीं है कि बस स्थान, स्थान का मतलब है वातावरण। एटमॉस्फेयर, वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? उत्पाद, मतलब कि तुमने क्या उत्पाद किया? उत्पाद। फिर से समझते हैं। पर्सन, क्रिएटिविटी के लिए हमें एक व्यक्ति चाहिए जो सोच सके, समझ सके, कुछ नया क्रिएट कर सके। उस प्रोसेस, उसमें उसकी प्रक्रिया चलेगी सोचने की कि वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता। वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर यानी कि प्लेस, उसको हम ऐसा एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण दें ताकि वो क्रिएटिव बन सके या वो अपने आप को और डेवलप कर सके। उसके बाद जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। कुछ सोचकर समझकर, ओरिजिनल किसी की कॉपी ना करके जो हम बनाते हैं, लास्ट में जो हमें मिलता है वो है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। इतना समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़े। ठीक है। क्रिएटिविटी में दो प्रक्रियाएं शामिल हैं। ठीक है। कितनी प्रक्रियाएं शामिल हैं? दो। आपने पढ़ी भी होंगी। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं इसमें? दो। सबसे फर्स्ट है चिंतन, सेकंड उत्पादन। चिंतन क्या? चिंतन यानी कि सोचना, समझना। सृजन करने के लिए चिंतन बहुत जरूरी है। जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, क्रिएटिव कैसे बनोगे? सबसे फर्स्ट बात है चिंतन। जब चिंतन करोगे तो कुछ उत्पाद करोगे, उत्पाद से मिलेगा हमें उत्पादन। ओके, क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो या नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजीली दे देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है? बताओ कौन सा चिंतन होता है? क्रिएटिविटी में कौन सा चिंतन करते हैं हम? मैंने आपको बताया था कि नहीं? कौन सा चिंतन? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? अपसारी चिंतन। क्या? अपसारी चिंतन यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसमें करते हैं हम? सृजन में। बताया था कि नहीं? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझ में आया? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। मैंने आपको सृजनात्मकता के तत्व बताए थे नहीं, टोरेंस के अनुसार। उसी पे बेस क्वेश्चन आ गया ये। सोचो क्या बताया था मैंने? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। क्या नहीं है? लचीलापन, फ्लेक्सिबल, ये तो होता है। धारा प्रवाहित यानी कि फ्लुएंसी, ये भी मैंने बताया है, ये भी होता है। मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, ये तो होता ही है। क्या नहीं होता? स्मृतिकरण। क्या नहीं होता? स्मृतिकरण। क्रिएटिविटी में स्मृतिकरण की कोई जगह नहीं होती। क्या चीजें चाहिए होती हैं? मौलिकता होनी चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ये सभी चीजें क्रिएटिविटी में जरूरी होती हैं। ठीक है बच्चों, जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना आपको समझ में आया होगा। आई होप। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से कर देख लेना। ठीक है। पर इतना बोल सकती हूँ आपको कि जितना मैंने पढ़ाया है इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। इसको अच्छे से रिवाइज करना, इससे बेस क्वेश्चन करना, तो ये आपका टॉपिक पक्का हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।